ओमपाल जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के, और जैसा कि आजकल आपको मालूम ही है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि चाइना पर जो हमारे शहीद जवान हुए हैं, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं, और दूसरी तरफ ये निकल के आता है कि वहाँ हमारे 20 शहीद पीट पीट करके जवान जो है शहीद हुए। अपने कारनामों से सरकार या तो उनको छिपाने का काम कर रही है, या देश के शहीदों को जो श्रद्धांजलि देने वाले तमाम नेतागण हैं, सच्ची श्रद्धांजलि सच्चे मन और सच्ची आत्मा से दी जाती है। अगर आत्मा में खोट होगा तो श्रद्धांजलि और उनकी सरहद पर जो शहीद हुए हैं नौजवान, उनकी कुर्बानी को आज व्यस्त किया जा रहा है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि देश का शहीद सैनिक जब सीमाओं पर लड़ाई लड़ता है, वो अकेला नहीं लड़ता है, उसके साथ साथ उसकी दादी का आशीर्वाद लड़ता है, उसकी माँ का आंचल लड़ता है, बाप का आशीर्वाद लड़ता है, भाइयों की भुजाएं लड़ती हैं, बहन की राखी लड़ती है, और बच्चों की किलकारियों के साथ साथ उसकी पत्नी का मांग का सिंदूर भी लड़ता है। मैं उन शहीदों को सर्वजन लोक शक्ति पार्टी की ओर से मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनको सत सत नमन करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इतना बड़ा दुख का अंबार उनके परिवारों पर पड़ा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उनके लिए मैं ओम शांति कहना चाहता हूँ। लेकिन जब भी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं उन शहीदों को, उनके परिवारों को एक एक नौकरी और आर्थिक तौर पर जब तक मैं जीवित हूँ उनको जरूर मदद करने का प्रयास करता रहूँगा, जो उनको उन शहीदों को जाने का एहसास ना हो सके। अभी इसी सब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो जो आर्मी है, आर्मी के अंदर से एक विरोधाभास की आवाज़ उठने लगी है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष है वो जो सच्चाई है हकीकत में नहीं बता रहा है। तो आर्मी भी क्या अब सत्ता के गलियारों के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए जो खड़ी हुई है, क्या लगता है आपको कि ये कहीं विद्रोह का मामला तो नहीं होता है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी में संपूर्ण बहुमत जो इंदिरा जी के बाद अगर इस भारत में किसी लोकतंत्र पार्टी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए सैनिक मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, उनके परिवारों की और उनकी गारंटी उन सरकारों की होगी जो बहुमत में है। मोदी जी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मोदी जी और मोदी जी के नुमाइंदे जो हैं पार्टी में, उनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है और कहीं ना कहीं अपनी बातों पर वो टिकते नहीं हैं। इन्हीं के सरकार के व्यक्ति ने कहा था कि मिलिट्री के जवान जो होते हैं ये तो मरने के लिए भर्ती होते हैं। कहीं ना कहीं जब उनका मनोबल तोड़ा जाएगा, उनकी आत्म शांति के लिए जब उनके साथ में धोखाधड़ी होगी, तो हो सकता है भारत के सैनिकों के परिवार, जब भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति बाहर निकलेंगे और आने वाले जिस राज्य में भी चुनाव होंगे, तो हर चौराहे पर इनकी जवाबदेही होगी। और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि सैनिक सीमाओं पर खड़ा ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने ना खड़ा हो जाए, तब क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने रूप को बदले और कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत की बहाली होनी चाहिए और शैतानियत का खात्मा होना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा जैसे सैनिक करता है
जैसे मोदी जी कहते कि मैं सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, सबसे बड़ा देश का चौकीदार अगर प्रधानमंत्री से है, वो हर सैनिक है जो सीमाओं पर हमारी रक्षा करे। सर इसी चीज को अभी बिहार के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, नवंबर में बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, इधर तो एक तरफ चाइना की जो लड़ाई है वो चल रही है। तो सर एक तरफ तो चाइना के अंदर शहीद हो रहे हैं लोग बाग, दूसरी तरफ बिहार में जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं बीजेपी के द्वारा, तो इसका विरोध भी काफी देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है कि यह उचित है या अनुचित है? सबसे बड़ी रैली हमारे देश में अगर होनी चाहिए तो जो आज कोरोना वायरस की जो महामारी देश और विदेशों में विश्व स्तर पर जिसने पैर पसार लिए हैं, हम राजनीति बाद में करें, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग चुनाव को आगे पीछे भी करने की उसमें क्षमता होती है। हम चुनाव की तैयारी बाद में करें, राजपाट की बाद में करें। जब जनता जनार्दन ही नहीं रहेगी तो फिर इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या करेगा? हमें उस बीमारी से निजात दिलाना है। पहले हमें उसकी तैयारी करनी है कि इस देश से कोरोना वायरस कैसे जाए, और कोरोना वायरस से भी एक बड़ी महामारी और है देश में, जो बेरोजगारी और भुखमरी की है। इस देश में अभी आंकड़े निकले थे कि 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी 40 रुपये से लेकर के और 100 रुपये औसत के प्रतिदिन निकल करके आती है। 17 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं, 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी 10 रुपये के औसत के लेकर के और 100 रुपये के औसत से निकल करके आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 100 रुपये छोड़िए, 200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने 4 बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सकता है? या 200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति क्या अपनी 4 बेटियों की, 2 बेटियों की, जवान बेटी की शादी कर सकता है? या 200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर सकता है? मैं मानता हूँ नहीं कर सकता। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टियां तमाम इस देश में राजनीतिक पैटर्न पर तो काम कर रही हैं, लेकिन बेरोजगारी और भुखमरी पर कोई भी पार्टी काम कर नहीं रही है। इस देश को आज़ाद हुए 73 साल की आज़ादी से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस देश में किसी भी पार्टी ने इस देश की जनता के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनाई हैं। केवल अपनी पार्टी का वर्चस्व कैसे बना रहे, देश विदेश की लड़ाइयाँ चलती रहें और लोग इनके कारनामों को भूलते रहें। जब तक देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक जब तक कोई पार्टी नहीं चलेगी, जब तक इस देश में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता आ ही नहीं सकती। इसलिए हमें इस प्रकार करना। तो सर आप ऑलरेडी एक सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके बावजूद आपने एक संगठन और बनाया है, संविधान रक्षक दल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। तो क्या मानना है आपका, क्या वजह रही ऐसी कि आपको इस संगठन का गठन करना पड़ा? लोगों ने मेरे से सवाल जवाब किए कि इस देश में 2300-2400 पार्टियों के लगभग निर्वाचन आयोग में अंकित हैं, फिर सर्वजन लोक शक्ति पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, क्या उन पर कोई पार्टी काम करती है? केवल बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल की जयंती मना करके लोग दस्तावेज बंद कर देते हैं। आज सर्वजन लोक शक्ति पार्टी संपूर्ण तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर काम करना चाहती है। इसलिए हमने सोचा कि पार्टी का स्वरूप हम अलग तैयार करेंगे और संविधान की साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसकी रक्षा के लिए एक हमारी अलग से टीम तैयार होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जो उनके ऊपर फाउंडेशन होती है कि वो राजनीतिक मंच पर काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हमने एक गैर राजनीतिक, एक संवैधानिक तौर पर हमने एक संगठन तैयार किया है, जो वो लोग उस पर रह करके देश में समाज की सेवा कर सकते हैं, उनके दुख और तकलीफ में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं। तो ये जो आपने संविधान रक्षा दल बनाया है, ये किस तरीके से, किस रूप में काम करेगा और क्या क्या इसकी खासियतें रहेंगी? इसकी खासियतें ये रहेंगी कि जिस तरीके से इस देश में कांग्रेस पार्टी बनी, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी। 1885 में
लंबा समय अरसा उनके हाथों में रहा। उसके बाद तमाम एक परिवारवाद रहा। परिवारवाद में कहीं ना कहीं इंदिरा जी के हाथ में सत्ता सौंपी। इंदिरा जी हादसे के शिकार हुई, राजीव गांधी जी भी हुए। लेकिन जब तक इस देश की नीतियां उस संविधान के मुताबिक चलती रही तब तक वो पार्टियां वर्चस्व में रही। और जब विदेशी ताकतों के हाथों में और देश के संविधान और पार्टी को कठपुतली बना करके चलाया गया तो वो पार्टी समाप्त हो गई। उसके बाद इस देश में राज्य स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई, आदर और सम्मान के योग्य माननीय काशीराम साहब ने। जब तक वो पार्टी माननीय काशीराम साहब की विचारधारा पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा पर और तमाम महापुरुष की विचारधारा पर वो चलती रही, तब तक उस पार्टी को बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सका। लेकिन जब उसके अंदर तमाम वो लोग आ गए जो गैर संवैधानिक काम करने वाले लोग हैं तो उसका सिस्टम बिगाड़ दिया। फिर वो पार्टी केवल एक जाति और परिवार की रह करके खत्म हो गई। उसके बाद पार्टी और बनी, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, मुरली मनोहर जो नाम से डॉक्टर साहब के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई, उस पर जिस सिद्धांतों पर चली वो पार्टी भी आगे बढ़ती रही। लेकिन जब परिवारवाद में वो चली गई वो भी समाप्त हो गई। ऐसे ही ठाकरे जी की जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने जब क्षेत्रवाद की, यूपीवाद की जनता की बात करी वो समाप्त हो गई। हरियाणा में जाट समाज ने बनाई, उन्होंने भी जब जाति आधार पर काम किया तो वो भी पार्टी खत्म हुई। हमने सबकी पार्टी के स्वरूप को देखा और जिस समय भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण अधिकार मोदी जी के आने पर मिला है, उन्होंने कहा था मैं देश का पिछड़ा हूँ। मुझे नहीं पता वो पिछड़ा है या नहीं है, लोग कहते हैं, वो खुद कहते हैं। और उन्होंने गुजरात में एक बार ये भी कहा था मैं तो नीच समाज से हूँ। लेकिन संपूर्ण लोगों ने जो उनको समर्थन दिया, लेकिन वो भी अपनी बातों पर नहीं खरे उतरे। हमने फिर सर्वजन लोक शक्ति पार्टी बनाई और इसके साथ में जो अलग से संगठन हमारा तैयार हो रहा है, जिसको सर्वजन रक्षक दल कहा गया है, वो संपूर्ण तरीके से भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो 6वें नंबर के विद्वान पुरुष थे जिन्होंने उसको लिखा है, उनके लिखे हुए पर ही हमारी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी और रक्षक दल काम कर रहा है। और हम उसी पर काम करके इस देश में हमारी एक चुनौती है और हमारी पार्टी का भी नारा है। जिस तरीके से हमारी पार्टी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी है, सर्वजन का मतलब होता है कि सभी जाति धर्म के लोग एक समूह बन करके किसी अच्छे कार्य को करेंगे तो उसको सर्वजन कहा जाता है। और लोक शक्ति का मतलब है कि सभी को लोकतंत्र की शक्ति मिलनी चाहिए। इसका पूरा सार है कि सभी को मिले मान और सम्मान और सबको मिले रोटी, कपड़ा और मकान। और यही है हमारे सर्वजन लोक शक्ति पार्टी का विधान। हम इसी पर काम करेंगे। और आज जो मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस की तरफ से जिस तरीके से राजनीति लोग कर रहे हैं, इसका पुख्ता तरीके से जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, हम लोग दूरी बना करके नहीं रहेंगे, हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने खान पीन में सुधार नहीं करेंगे, हम लोगों से आने जाने की दूरी बना करके रखेंगे, तभी हम लोग इस कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। वरना कोरोना वायरस ने अपने जिस तरीके से अपने पैर पसार लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए इस देश का नागरिक एक दूसरे से मिलने के लिए और कहीं उसका चेहरा देखने के लिए भी दूरी ना बना ले। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे देशवासियों जो विदेशों में भी रहते हैं, परहेज भी एक इलाज होता है। और जिस भाई के पास इसका इलाज है, कई लोगों के मुझे भी फोन आए हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री को अपना कुछ एक नुस्खा बना करके देना चाहते हैं, जिसका उन्होंने सर्वे किया है, लोगों पर उन्होंने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया है, जिससे कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हुए हैं। और जो अभी सुनने में आया कि रामदेव जी ने भी नुस्खा बना लिया है, मैं चाहता हूँ कि रामदेव जी ने नुस्खा बनाया है तो पहले उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको देखा जाए, जान बचाई जाए। दस्तावेज कानूनी प्रक्रिया बाद में हो सकती है, सबसे पहले इस देश के नागरिक की जान बचाना जरूरी है। इसलिए मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी आपके मुख्यमंत्री हैं, जो भी आपके सलाहकार हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि इस देश का जो भूत का
अध्यक्ष होता है और देश का प्रधानमंत्री होता है। गांव के प्रधान और देश के प्रधान में कोई फर्क नहीं होता। अगर देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत एक है तो गांव के प्रधान और गांव के रहने वाले मजदूर की कीमत एक है। अगर राष्ट्रपति की बेटी की इज्जत की कीमत एक है तो ओमपाल कश्यप की बेटी की इज्जत की कीमत भी एक होनी चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इस देश में जाति धर्म क्षेत्रवाद खत्म करके आप सही अगर सिस्टम पे खड़े होंगे तो ओमपाल कश्यप को फिर सर्वजन लोक शक्ति पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपना सिस्टम सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ये जनता आने वाले चुनाव में आपको जवाब देना होगा। और जैसे आप आगे बढ़े हैं वैसे आपको पीछे भी हटना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों में सुधार करे, नहीं तो जनता अपने आप ही उनको ठीक कर देगी। जय हिंद।